प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपन आज शुरू करते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 8 अध्याय 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीतिक व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एवं विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई है। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। अच्छा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। स्थान का नाम आईएएस प्री में एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो उत्तर है तिरुचनापल्ली, तिरुचपल्ली। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान आंदोलन में प्राप्त जमीन का लगभग एक तिहाई भाग के रूप में अपन देखते हैं। भूदान आंदोलन के रूप में जो एक तिहाई भाग है उसका क्या, एक तिहाई भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 भी पारित किया। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तान व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई योजनाओं व आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलवाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकी आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत हैं। आगे देखते हैं अपन अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी समय राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व
दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। राजस्थान में भी राजस्थान सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसी तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन में बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है। महिला शिक्षा व महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का ये कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती हैं। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत ही कम थी। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12%, जो 1951 में मात्र 2.51% थी। तो इस प्रकार है राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। अब अपन आगे देखते हैं इसके बाद में महिलाओं को विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। सामाजिक और आर्थिक विकास सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे। अब है राज्य महिला आयोग। महिला सशक्तिकरण की राज्य सरकार के प्रमुख क्या प्रयास है। सबसे पहले राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना, महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाना, आयोग जनता से सीधे सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करती हैं। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब महिला समय सहायता समूह कार्यक्रम। महिलाओं को रोजगार देने व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिला स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती हैं, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रकृति विकसित करती हैं और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती हैं। इन समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है। अब महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में
घरेलू महिलाओं को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया है। आगे देखते हैं, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको कहा जाता है सबला। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा 20 में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित की जाती है। तो किसके लिए? 11 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। अब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि जैसे उद्देश्य निर्धारित है। अब महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी हैं। हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण व संरक्षण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925। आगे अपन देखते हैं, प्रमुख रूप से अब आगे कुछ प्रकाशन उम्मीदवारों की सूची। अब इसमें प्रमुख रूप से मतदाता जागरूकता के संबंध में आपको दिया गया है, तो उनके बारे में अपन देखते हैं। मतदान प्रक्रिया, वापस जाते हैं अपन मतदान प्रक्रिया। ये है मतदान प्रक्रिया। मतदान प्रक्रिया, विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे। तभी गीता शिक्षक से पूछती हैं कि गुरुजी क्या विधानसभा लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जा सकता है। ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है। तो ईवीएम में कितने होते हैं? 16 बटन होते हैं, ध्यान रखना। इनमें से अंतिम बटन नोटा विकल्प का होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा नन ऑफ द एबो बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित करता है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर करवाने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहाँ वह ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी प्रयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है, परिणाम की घोषणा करता है। अब देखो वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। प्रश्न आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। ये कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है।
मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा बैलेट पर्ची प्रिंट होती है, जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। इसके बाद पर्ची प्रिंटर में ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है और इसमें मतदाता यह जान सकता है कि जिसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसी को वोट मिला या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता, विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद भी स्थिति पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। अब है मतलब विवाद की स्थिति में पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। वीवीपैट का पूरा नाम याद रखना है, वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं इसके बाद में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, जिसको स्वीप कहा जाता है। मतदाता नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने व उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम को शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से सूचित मतदान मतलब निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान, सूचित मतदान, जागरूकता के मतदान, सूचना का अधिकार। आगे अपन पढ़ते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों व किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी, भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य था। अच्छा प्रश्न है, सूचना का अधिकार राजस्थान। धीरे धीरे सूचना के लिए अधिकार का संघर्ष आंदोलन रूप ले लिया, राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावनाओं को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी व पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। अब निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा को सरल व सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम 2009 में बनाया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। इस अधिनियम के तहत बच्चों अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि स्कूलों को दी जाती है। अब अपन देखते हैं आगे बाल अधिकार। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत सरकार ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर हैं: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। राज्य बाल संरक्षण आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वित व जागरूकता हेतु कार्य करती। चाइल्ड हेल्पलाइन राजस्थान में कठिनाइयों से घिरे पीड़ित, अपेक्षित लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे आपातकालीन सेवा 108 फ्री संचालित है। राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियों जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि से उन्मूलन व सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।
राजस्थान में नई राजस्थान संपर्क पोर्टल जो शुरू किया गया है, उसकी हेल्पलाइन भी 181। तो ये ध्यान रखना शिकायत दर्ज करने के लिए। अब अपन देखते हैं साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध क्या है। ये एक तरह की सुरक्षा जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होती हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। हमलों के प्रकार कौन कौन से? बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियों, अपराधों के बचने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी रखना आवश्यक है। पहला है रैनसमवेयर। यह एक तरह का वायरस होता है जो किसी अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। मॉलवेयर, यह कंप्यूटर किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन आदि। साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड। इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उसके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। इसके उदाहरण है फिशिंग व स्पूफिंग। इसके उदाहरण है साइबर धोखाधड़ी के। फिशिंग क्या होता है? यह एक तरह की ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रशिक्षित या विश्व संस्थानों नाम से फर्जी मेल भेज जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। दूसरा अपन देखते हैं, इसमें आपके दिया हुआ है स्पूफिंग। इसमें ठगी करने वाले व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीय रखें, समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या मेल पर व्यक्तिगत जानकारी न देवें। एटीएम व बैंक खाते संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए से कई प्रकार के प्रयास की पहल की गई है। जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्वीप व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार, जो बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य कानून बेहतरी से लाया गया है। वहीं नवीन तकनीकी को अपनाते अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राज्य के प्रयास ही उस राज्य के प्रगति का पथ पर आगे बढ़ाते हैं। नोटा आपने देख लिया, नन ऑफ द एबोव। वीवीपीएड का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। स्वीप का है सिस्टोमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड साइमेटिक सुव्यवस्थित सिस्टोमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम स्वीप कहा जाता है। आगे प्रश्न है 11 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 52.12। आगे इसमें भूदान आंदोलन विनोबा भावे का है। वीवीपैट का है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नाटो का नन ऑफ एबोव, इसमें से कोई नहीं। मजदूर किसान शक्ति संगठन और बाल अधिकार समझौता, ये मजदूर किसान है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार सूचना का अधिकार। तो ये आपके
प्रमुख रूप से हैं महिला आयोग 1999 में। ये आपके थैंक यू, धन्यवाद।